अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आप सबके कमेंट्स, आपकी दुआओं का, आपकी तारीफ़ का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग जो जिस तरह से कमेंट्स कर रहे होते हैं, कई दुआएँ जो है वो मुझे मिल रही होती हैं, इस हवाले से मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आज का हमारा मौज़ू एक बार फिर बच्चों की नफ्सियात के मुतालिक है। आपको हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए बच्चों की नफ्सियात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जब तक आप नफ्सियात पर काबू नहीं पाएंगे, उसको सही तरह से नहीं समझेंगे, तो आप बेहतर तरबियत जो है वो बच्चों की नहीं कर पाएंगे। आज का जो मौजू है बेसिकली मैं आपको 6 ऐसे जुमले बताने वाला हूँ जो आपने बच्चों से कभी नहीं बोलने। अगरचे हम लातादाद जुमले जो है वो बच्चों से कहते रहते हैं और हमें नहीं पता होता कि छोटे-छोटे जुमले यही बच्चों की नफ्सियात या तो बना रहे होते हैं या बिगाड़ रहे होते हैं। अब हम कहाँ तक सीखें, ज़ाहिर है चंद जो मेजर चीज़ें होती हैं जो हमारे मुशाहिदे में आती हैं, हम फ़ौरन कोशिश करते हैं कि उस पे वीडियोस बना दें ताकि बाकी लोग जो है वो उससे बचते रहें। आज का हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जुमला जो कई वालिदैन जो है वो अपने बच्चों से कहते हैं और आप सुनने के बाद आपको लगेगा हाँ, ये तो मैंने भी कहा है और हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस जुमले के पीछे साइंस क्या है, कैसे नफ्सियात काम करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जुमला जो आपने कभी नहीं कहना है वो ये है कि डोंट ट्राई, रो नहीं, रो मत, रोते क्यों हो? ये जुमले कितने आम हैं। अक्सर आपने बच्चों से कहे होंगे, आपका बच्चा अगर रो रहा होगा तो आपने कहा होगा कि क्यों रो रहे हो, रोते क्यों हो, डोंट शाउट, चिल्लाओ नहीं, रो मत। ऐसे जुमले आप कहते होंगे। ये क्यों नहीं कहना चाहिए, मैं पहले इसकी वजाहत कर दूं। ये इसलिए नहीं कहना चाहिए कि रोना या चिल्लाना ये एक एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। मतलब अपने इमोशन को बच्चा एक्सप्रेस करता है। जिस तरह हम बात करके अपने एक्सप्रेशंस निकालते हैं, ऐसे ही बच्चा क्या करता है, गुस्सा करके, रो के, चिल्ला कर बाज़ औक़ात अपने एक्सप्रेशंस को निकाल रहा होता है। लेकिन जब हम कहते हैं ना रो मत, रोना बंद करो, डोंट क्राई, इसमें क्या होता है कि हम उन इमोशंस को वहीं पर ही रोकने की कोशिश करते हैं। बास टाइम बच्चे डर के मारे सहम के आपकी बात मान के रुक जाते हैं, रोना फ़ौरन बंद कर देते हैं और आपको घूर के देख रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है उनके पास ताकत तो है नहीं और कुछ नहीं कर सकते तो वो घूरते हैं। लेकिन उस वक्त उनके जो इमोशन सप्रेस होते हैं, रुक जाते हैं, ये आगे चल के बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। आगे चल के तो बहुत दूर की बात, यानी जवानी तक तो बहुत दूर की बात है। चंद सालों में ही ये ज़िद की सूरत के अंदर जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा होता है और फिर वालिदैन कहते हैं मेरा बच्चा ज़िद्दी हो गया है, इसका कोई इलाज बता दें। वो ज़िद्दी इसीलिए हुआ था कि उसके एक्सप्रेशन जो है, जो इमोशन थे वो निकले नहीं बल्कि जमा होते गए और होते 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 उसके अंदर ज़िद और चिड़चिड़ेपन की जो है वो आदतें डेवलप होना शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि इस मौके के ऊपर आपने करना क्या है? क्या बच्चे को रोने दें, चिल्लाने दें, चीखने दें, वगैरह वगैरह, क्या ये करने दें? जी नहीं। ये टाइम होता है जब आप बच्चे से उसके जज्बात के बारे में उसके साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब बजाय इसके आप ये कहें कि रोना बंद कीजिए, उससे आप कहिए, उससे वजह पूछिए कि किस बात ने आपको रुलाया है? कौन-सी चीज़ है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? जब आप रीज़न तक पहुँचेंगे ना, वजह तक पहुँचेंगे, तो बेसिकली आप जड़ तक पहुँच गए। अदरवाइज़ क्या है, आपने ऊपर से ही दरख्त उड़ा दिया और फिर वो जड़ें अंदर फैलती गईं। तो आपने क्या करना है, ऐसे मौक़ों पर रूट कॉज़ तक जाना होता है। वहाँ जाके देखना होता है, चेक करना होता है कि गलती किसकी है, किसने गलत किया, कि बच्चा जो है वो फ़ुज़ूल में रो रहा था या वाक़ई उसके पीछे कोई। देखिए बच्चा कभी भी फ़ुज़ूल में नहीं रोता। उसके मैप ऑफ़ द वर्ल्ड के अंदर, उसकी इंटेंशन के मुताबिक वो हमेशा ठीक होता है। बच्चे के लेवल पे जब हम जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चा ठीक कह रहा था, इस मौके पर रोना बनता है। क्या बड़े नहीं रोते? बड़े भी रोते हैं। लेकिन हम बच्चों को का रोना हमें पता नहीं क्यों बुरा लगता है और हम उसको हमेशा चुप कराने की कोशिश करते हैं। तो आज के बाद से बच्चों को चुप नहीं करवाइए, उनको डाँटिए नहीं उस मौके पर, बल्कि उससे वजह पूछिए कि आइए वजह की तरफ आते हैं। उस सवालात कीजिए, अच्छा ऐसा हुआ था, उससे क्या हुआ था? पीछे जाते जाइए। बच्चा जब अपने वालिदैन को जो है वो सवालात के ज़रिए अपने रीज़न बता रहा होता है, उसी वक्त उसके इमोशन लेट गो हो जाते हैं।
वो कहानी जब वो दोबारा से सुना रहा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मेरा खिलौना छीन लिया, ये जो बताने का प्रोसेस होता है। अब अक्सर आपने नहीं देखा कि आप किसी अपने, जब आपको कोई गम होता है, आप किसी हरदिल अजीज़ दोस्त के पास चले जाएं और सिर्फ उसको अपनी कहानी सुना दें तो आपका गम जो है वो हल्का हो जाता है। सेम इज़ द केस विद योर चाइल्ड, कि आप उसको चुप कराने के बजाय उससे वजह पूछते जाइए और यूं उसके इमोशंस लेट गो होने लग जाएंगे और वो एक जगह पे फ्रीज नहीं होंगे, जिससे बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन या ज़िद्दीपन डेवलप नहीं होगा। इसी तरीके से एक और जुमला जो अक्सर आप लोग बच्चों से कहते हैं, जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है, आप कहते हैं वेल डन, ग्रेट जॉब, गुड जॉब। बच्चे ने साल भर मेहनत की और जो है वो पोजीशन लेके आ गया और आके बाबा को बताया, बाबा मैंने पोजीशन ली। बाबा ने कहा बेटा गुड, हाथ रख दिया सर पे, गले से लगा दिया, गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, एंड दैट्स इट। और बहुत कुछ अच्छे और थोड़े अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा फिर तो ट्रीट बनती है जी, ट्रीट देंगे आप, एंड दैट्स इट। वालदैन अम्मा ने फ़ोन करके सबको बता दिया बच्चा जो है वो हमारा टॉप किया उसने, भाई वो ख़ानदान को पूरा बता दिया। अच्छा, उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको हम इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि अम्मा फ़ोन पे लग गई हैं, सारे ख़ानदान को बताए जा रही हैं, बच्चा खुश भी हो रहा है, ठीक है, देख रहा है अम्मा बता रही है, अब्बा ने भी जो है खुशी का इज़हार कर दिया, फेसबुक के ऊपर उसका रिपोर्ट कार्ड लग गया और हमने इस तरह से सक्सेस को सेलिब्रेट कर लिया बच्चे की। दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग और ऑफ सेलिब्रेटिंग सक्सेस। क्यों है, मैं आपको वजह बताऊं। आप कभी पिकनिक पे जाएं, घूमने फिरने जाएं, तो पिकनिक इम्पॉर्टेंट नहीं होती, वहाँ जाके आप आएँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसको आपने कितना अच्छा एक्सपीरियंस किया है वहाँ पर, वो आपको याद दिलाता है 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी। यानी आज से 30 साल पहले आप पिकनिक पे गए हों या 20 साल पहले गए हों, तो आपको पिकनिक पे जो आपने जिस पिकनिक को एक्सपीरियंस किया होगा ना, वो याद होगी। अब वो आपको लगेगा हाँ, उसको सोच के मज़ा आता हो। बच्चा जब कोई अच्छा काम करे, सबसे पहला काम देखिए, हर चीज़ का हमें मेमोरी नहीं बनानी कि बस याद बन जाए, याददाश्त अच्छी हो जाए, बच्चा भी याद करे हाँ वो अब्बा ने मुझे जो है ना वो साइकिल दिलाई थी, पोजीशन ली थी, दिस इज़ मेमोरी। हमें क्या करना है, उसकी फीलिंग को ट्रेन करना है, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी में उसको अचीवमेंट की ज़रूरत हो तो वो उस फीलिंग को रिट्रीव कर सकें। यानी हम बेसिकली साइंस क्या कहती है कि हमारी याददाश्त के साथ हमारी जो इमोशंस होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं। हमें उसके इमोशंस को उस वक्त बच्चे के जो है वो हाइटेंड करने होते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये करेंगे कैसे, आप बोलेंगे सर कितनी मुश्किल बातें कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही, तरीका बता दें कि कैसे करना है। ये तरीक़ेकार ये है कि जब बच्चा आए ना और आपको बताए कि मैंने ये अचीव किया है, मैंने टॉप कर लिया है या मैंने कोई अच्छा काम कर दिया है, उसको बिठा के पूछिए, बजाय इसको थम्स अप, वंडरफुल, वेल डन, फेसबुक, इस नहीं, पूछिए कि बेटा कि जब आपने ये टॉप किया तो इस फीलिंग को आप कैसा महसूस करते हो, हाउ आर यू एक्सपीरियंसिंग इट, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। थोड़ा सा उसकी फीलिंग पे काम कीजिए कि जब ये खुशी का एहसास आपको हो रहा है, कैसा महसूस होता है कि जब आप टॉप करते हो। बच्चा बताएगा, फिर वो उसका फोकस जाएगा अपनी फीलिंग की तरफ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने बहुत अच्छा काम किया है, अपने महसूसात को महसूस करने लगेगा। अदरवाइज़ क्या है, उसकी वो सक्सेस वो अंदर महसूस ही नहीं करता। बाहर वाले महसूस करते हैं जल के हसद में, लेकिन जिसने हासिल की है वो महसूस ही नहीं करता उसको। ठीक है, मैं नेगेटिवली सब महसूस कर रहे हैं कि अच्छा उनका बेटा पोजीशन ले आया, हमारा नहीं लेके आया। जो लेके आया उसको फील करवाओ कि बेटा जब, अच्छा एक और चीज़ यहाँ ख्याल रखिएगा, फीलिंग के दौरान उससे उस बच्चे से लाजमी पूछिएगा कि बेटा इसके लिए आपने एफ़र्ट्स कितनी की थी। मतलब उसको थोड़ा सा रिकॉल कराइएगा ताकि उससे पता चले कि ये जो पोजीशन आई है, ये जो काम अच्छा किया है, ये इसलिए नहीं किया है कि वो कोई लकी है या वो कोई बहुत स्मार्ट किस्म का लड़का है, वो कोई बहुत चालाक है, उसके पास एक्स्ट्रा दिमाग है, एक्स्ट्रा जो है वो मेमोरी उसके पास लगी हुई है, ऐसा नहीं है। उसको बताएं कि दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर एफ़र्ट्स, ये आपकी एफ़र्ट्स की वजह से है। आपने कितना याद किया था, कितनी देर प्रैक्टिस की थी, उस प्रैक्टिस और उस मेहनत की तरफ तवज्जो लेके जाइए उसके, और उसको बताइए कि इसकी वजह से पोजीशन आई है, ना कि इसलिए कि तुम लकी हो या तुम बहुत स्मार्ट हो, ऐसा नहीं है। स्मार्ट, इसके ऊपर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा एक, कि किस तरह स्मार्ट लोगों के ऊपर रिसर्च की और उन्होंने एक बार बड़ी अच्छी पोजीशन ली, दूसरी बार सब फेल हो गए। स्मार्टनेस काम नहीं आती, एफ़र्ट्स काम आती हैं।
बच्चे को हमेशा उसकी एफ़र्ट्स की तरफ बताइए, क्रेडिट जो दीजिए वो हमेशा बच्चे की एफ़र्ट्स पे दीजिए कि बच्चे ने क्या-क्या एफ़र्ट्स की थी, उसकी स्ट्रैटेजी क्या-क्या थी, कितनी देर आपने पढ़ा था, कितनी सारा साल आप क्लास में जो है लेने गए थे, आपने छुट्टी नहीं की थी, बेटा आप बुखार में भी स्कूल गए थे, एग्ज़ाम के दौरान आपने कितने इवेंट्स छोड़ दिए और उसके घर में शादी थी उसके बावजूद आप जो है वो पढ़ रहे थे। उसकी तमाम तर ख़िदमात को गिनवाइए जिसकी वजह से वो एक दिन की पोजीशन उसको मिली है। वो एक पीस ऑफ पेपर को, उन तमाम तक एफ़र्ट्स को, ताकि नेक्स्ट टाइम अगले साल जब उसको पोजीशन हासिल करनी हो तो उसको याद रहे कि ये जो पोजीशन लिखी हुई आई है इसके पीछे एक पूरी एक मेहनत होती। अब चाहे आपका बच्चा 4 साल का हो या 24 साल का हो, आप अलग अलग तरीक़ों से एफ़र्ट्स को गिनवा सकते हैं, लेकिन बच्चे को कभी भी उसके ऊपर प्राउड ना करवाएं कि जी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। नो, इंटेलिजेंट नाम का कोई बंदा नहीं होता, हमेशा एफ़र्ट्स होती हैं। दुनिया इंटेलिजेंट नाकाम लोगों से भरी पड़ी हुई है, यानी दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों इंटेलिजेंट लोग हैं जो नाकाम ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और दुनिया में हज़ारों ऐसे लोग हैं जो इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन एफ़र्ट्स करते हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर वेल डन, थम्स अप। ये नहीं कीजिए, अपने बच्चों को एक्सपीरियंस करवाएं उस फीलिंग को कि बच्चा थोड़ा महसूस भी कर बेटा जो तूने हासिल किया है। ये सिर्फ लोगों को खुश होता हुआ नहीं देख, इनमें से आधे से ज़्यादा तुझसे जल रहे हैं जो पता भी नहीं है। तो अपने अंदर अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी। तो उसको अपने मन में लेके जाइए कि बेटा तुम कैसा फ़ील कर रहे हो, व्हाट इज़ योर इनर फीलिंग अबाउट दिस अचीवमेंट। कोई बच्चा किसी गरीब की मदद कर दे तो आके बताए तो उससे पूछें बेटा चेक कि तुम्हारी अंदर से फीलिंग क्या है जब तुमने इस गरीब की मदद की है, व्हाट इज़ योर इनर फीलिंग। तो फिर वो अपने अंदर जाएगा और देखेगा कि कितना वो मुतमईन है अंदर से। तीसरी गलती, ये जुमला भी कभी नहीं बोलिएगा, और वो क्या है कि तुम तो हमेशा यही करते हो, तुम तो हमेशा नाकाम होते हो, या इसका ऑपोजिट भी, जैसे अभी मैंने पिछले पॉइंट में, तुम तो हमेशा कामयाब हो जाते हो। ये जो हमेशा है ना, ये लफ्ज़ जो है ये चीज़ों को क्या करता है, पूरी ज़िंदगी पे जर्नलाइज कर देता है। मतलब एक बच्चा एक बार नाकाम हुआ, 2 बार नाकाम हुआ, तीसरी बार हुआ और आपने कह दिया तुम तो हमेशा ही नाकाम होते हो। अब क्या है, ये जो नाकामी थी उसके माजी में थी, ठीक है, आपने उसको प्रेजेंट से भी कनेक्ट कर दिया और फ्यूचर से भी कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमेशा का लफ्ज़ जो होता है वो उसकी जो टाइमलाइन होती है वो पास्ट से लेकर फ्यूचर तक होता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ फेल हुए, पिछले साल फेल हुए और ये 3 जगहों पर फेल हुए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि तुम इससे निकल आओ, इसको बेहतरीन तरीके से हल करने लग जाओ, तो फिर आप उसको स्पेसिफिक कर देते हैं कि ये नाकामियाँ सिर्फ 3 टाइम्स हुई हैं, 3 टाइम्स, दैट्स इट। लेकिन तुम तो हमेशा बदतमीज़ी करते हो। अब क्या है, उसने 3 मरतबा, 5 मरतबा, हो सकता है 10 मरतबा की हो, लेकिन आपने जब हमेशा का लफ्ज़ बोला तो अब क्या हुआ, आपने उसके जहन में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया कि तुम माजी में भी करते थे, तुम प्रेजेंट में भी करते हो, हाल में भी हो, तुम मुस्तकबिल में भी करते रहोगे। तो फिर वो लाशऊर ऐसे ही काम करता है, बच्चा अपने आप को बदतमीज़ महसूस करने लग जाता है, और चूँकि अब इसकी मियाद नहीं है तो उसको हमेशा क्या करना है, बदतमीज़ ही रहना है, हमेशा निकम्मा रहना है, नालायक रहना है, हमेशा नाकामी का सामना करना है उसे, क्योंकि आपने उसके माइंड में अक्सर और पेशतर ये बात बोली है कि तुम हमेशा, तुम हमेशा, तुम हमेशा। कभी भी चीज़ों को जर्नलाइज़ ना कीजिए बल्कि स्पेसिफ़िक कीजिए। स्पेसिफ़िक का मतलब ये है कि टारगेटेड, कि जी सिर्फ़ ये एक मरतबा या सिर्फ़ उस मौके पर या सिर्फ़ फलाँ इवेंट के अंदर तुमने बदतमीज़ी की थी। भले उसने 50 इवेंट में की हो, लेकिन हमेशा का लफ्ज़ यूज़ ना करें। उस 50 इवेंट्स को गिनवा दें आप, लेकिन इस तरह के लफ्ज़ जो है वो जर्नलाइज़ कभी भी ना करें, हमेशा स्पेसिफ़िक वे में बच्चों से बात किया करें। चौथा जुमला जो वालिदैन कहते हैं अक्सर अपने बच्चों से, वो ये कि तुम ठीक क्यों नहीं हो सकते, तुम ये काम ठीक तरीके से क्यों नहीं कर सकते, वाई कांट यू डू दिस, तुम सुधर क्यों नहीं सकते। अभी इस जुमले का बच्चा क्या जवाब देगा, मैं सुधर क्यों नहीं सकता, इसका कोई जवाब बनता है, रीज़न बनता है। मतलब आपसे कहा जाए कि आप अपने बहन की तरह चाय क्यों नहीं बनाती, तो इसका जवाब क्या देंगी आप। तो मतलब बहन से अचानक आपको कंपैरिजन, मतलब आपको क्विकली इसका जवाब ही नहीं आएगा समझ में कि तुम फलां शख्स की तरह क्यों नहीं कर सकते। अब आप बोलो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों कर सकता है। दीज आर द क्वेश्चन जो कभी भी आपको आंसर नहीं देंगे। चले आप तो दे ही देंगे, आप क्यों अपनी बहन की तरह चाय नहीं बना सकती, या शौहर आपसे कहे कि तुम अपनी बहन की तरह खूबसूरत क्यों नहीं लगती, तो सोचिए इस जुमले के बाद आप शौहर का क्या हाल करेंगे, या इसका ऑपोजिट कर लें। तो ऐसे जुमलों के आंसर बच्चे नहीं दे पाते। इस सिचुएशन में इस तरह के सवालात बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। ठीक।
ठीक है। ऐसी सिचुएशंस में जब आपको ये जुमले बोलने हो, बच्चा कोई गलती कर रहा हो, तो उससे ये नहीं पूछें कि तुम ये क्यों नहीं कर सकते, बल्कि उससे ये कहिए कि लेट्स फाइंड अ वे, देखते हैं इसको सही करने के क्या तरीके हो सकते हैं, आओ मिलके करते हैं सही इसको। या चलें आपका इतना ज़र्फ़ ना हो, अक्सर वालिदा व वालिद का गुस्से में इतना ज़र्फ़ नहीं होता कि आओ मिलके करते हैं। आप यही कह लें कि बेटा ये जो आपने किया है ना, मैं सब ये जो आपने गलती की है, ये जो गंदगी की है, ये जो बदतमीज़ी की है, मुझे क्विकली बता दें इसका बेस्ट वे क्या हो सकता है करने का, सही तरीका क्या हो सकता है। ऑटोमेटिकली बच्चे के ज़हन में अब सही पिक्चर बनेगी कि इसका सही तरीका ये हो सकता है। नाउ यू विल गेट द आंसर, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप करवाना चाह रहे हैं, उसका आपको सही आंसर मिलेगा। अदरवाइज़ तुम ये क्यों नहीं कर सकते, इसका कभी भी आंसर नहीं मिलेगा। बच्चा भी कन्फ्यूज़, आप भी कन्फ्यूज़। एक और जुमला वालिदैन अक्सर कहते हैं, जो मेरे मुशाहिदे में भी आया है, कि जब किसी चीज़ बच्चे को कोई चीज़ ना दिलानी हो तो हम कह देते हैं कि जी अभी पैसे नहीं हैं, या बाज़ औक़ात होते भी नहीं हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे होते, बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर दी है, तो हम कहते हैं कि अभी बाबा के पास पैसे नहीं हैं, अभी जो है वो ये बहुत महंगा है, इसको हम नहीं ख़रीद सकते। तो बच्चा जो है वो उस वक़्त सोचता है कि भई, उसको पहली बात तो ये कि ये पैसे नहीं हैं, ये बाबा, छोटे बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये पैसे हैं, पैसे नहीं हैं, ये कॉन्सेप्ट हम देते नहीं। मालियाती तालीम तो वैसे भी हमारे यहाँ जो है वो दी ही नहीं जा रही होती। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मास्टर्स लेवल तक आपने कभी कोई चैप्टर ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि जिसमें मालियाती तालीम के बारे में अवेयरनेस हो। हमें पैसे का इस्तेमाल सिखाया ही नहीं जाता, हमें पैसे का सिर्फ़ एक ही इस्तेमाल सिखाया जाता है कि ये लो और ख़र्च कर दो, तो बच्चे खर्च कर देते हैं। अच्छा, जो सेविंग थोड़े बहुत बच्चे करते हैं, कुछ वालिदैन थोड़ा बहुत सिखा भी देते हैं सेविंग, तो सेविंग का भी सही इस्तेमाल नहीं आता। सेविंग करने के बाद उस सेविंग से को फिर वो जो है वो चॉकलेट, आइसक्रीम और चीज़ों में खर्च कर देते हैं, यानी फ़ुज़ूल काम ही करते हैं। पहले भी खर्च कर रहे थे और सेविंग करने के बाद भी गलत जगह खर्च कर रहे होते हैं। मालियाती तालीम का कॉन्सेप्ट नहीं होता हमारे यहाँ। तो ऐसी जो थॉट्स होती हैं, ऐसी जो जुमले होते हैं, ये बच्चों में गुर्बत का एहसास पैदा करते हैं। उनको गुर्बत का एहसास नहीं दिलाइए कि ये चीज़ नहीं है, पैसे नहीं है, बल्कि उनको ये बताइए कि बेटा पैसे हमारे पास इतने हैं, ये चीज़ इतने की है, लेट्स मेक सम सेविंग, चले आइए कुछ हम पैसे जमा करते हैं। लेट मी टेल यू कि इसको हासिल करने के लिए हमें कितने पैसे दरकार हैं और हमारे पास कितने हैं, और हमें हर महीना कितना जमा करना पड़ेगा। और बच्चे के साथ एक मनी बॉक्स बना लीजिए, वो गोल बच्चे ने जो भी टॉय वगैरह है जो चाहता है उसको उसका गोल बना दें, उसके मनी बॉक्स पे लिख दें कि ये पर्पस है इस पैसों को जमा करने का। पर्पस लाज़मी बताइए। ऐसी खाली पैसा जमा करना सिखाएंगे बच्चों को तो ये भी नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप करता है, इससे बच्चा कंजूस हो जाता है, पैसे की हवस में पड़ जाता है, फिर वो वही लोग बन जाते हैं, ये लोग जो बस माल आए जाए, माल आ जाए, बस जमा ही हो जाए, भले 7 पुश्तों के लिए पीछे पड़ा हो, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पर्पस नहीं पता होता पैसे का। तो बच्चे को मनी बॉक्स पे लिख दें कि ये पर्पस है, इतना हम सेव करेंगे, इतने अरसे तक हम सेव करेंगे। ये गोल सेविंग जो है वो सेविंग गोल इस तरह से बन जाते हैं बड़ी आसानी से। तो इस तरह बच्चा थोड़े थोड़े पैसे उसको रोज़ाना दीजिए, एक्स्ट्रा थोड़े पॉकेट मनी उसको इनकरेज करने के लिए कि बेटा ये इसमें डालो, इससे पैसे जमा होंगे, हम ये चीज़ ख़रीदेंगे। इससे बच्चे के अंदर सबसे कुछ चीज़ें जो डेवलप होंगी वो ये कि बच्चे के अंदर सेविंग कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरी चीज़, बच्चे के अंदर बर्दाश्त आएगी, यानी कि कोई चीज़ हासिल करना है तो उसको पता चलेगा कि मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बस फ़ौरी तौर पे मुझे मिल जाए। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे से ये कहें कि ये पैसे जमा करने के लिए आपको रोज़ाना कुर्बानी देनी है, कुछ ना कुछ हो सकता है टॉफ़ी की कुर्बानी देनी हो, आज चॉकलेट के पैसे बचा के आपको इसमें डालने हैं। यहाँ इसको पता चलेगा बच्चे को कि कुर्बानी का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी उसको इंतज़ार करना आएगा, उसको प्लान करना आएगा और उसको कुर्बानी देना आएगा। ये 3 चीज़ों से बच्चा जब कोई चीज़ हासिल करेगा तो ज़िंदगी में भी आगे जब आप नहीं होंगे तो वो इसी तरह हासिल करेगा कि उसको प्लान करेगा, प्लान करने के बाद सेविंग करेगा, कुर्बानी देगा, वेट करेगा, इंतज़ार के बाद वो चीज़ हासिल होगी, यानी वो ज़िंदगी में गोल्स अच्छे बना पाएगा। अदरवाइज़ उसको इस चीज़ की आदत होगी कि बस मिल गया फ़ौरन, या तो फिर नहीं मिला, गुर्बत का एहसास, तो फिर बच्चे ऐसे ही डेवलप होंगे कि भाई पैसा होगा तो ले लेंगे फ़ौरन जाके, नहीं होगा तो इसी एहसास में मरे रहेंगे, पैसे ही नहीं है जी, कंगाल है जी। ठीक, तो बच्चे को कंगाली ना सिखाएं, बच्चे को ये नहीं बताएं हम कितने कंगाल हैं, बच्चे को ये बताएं कि हम कितनी आसानी से प्लान कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें यहाँ से प्लानिंग की ताकत दी है, और उसके अंदर गोल सेटिंग और गोल प्लानिंग और फिर हदफ को हासिल करना, ये सारी चीज़ें बड़ी जो है ना डेवलप आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ इस जुमले को ना कह के कि भी पैसे नहीं हैं, उसके बदले में आप इतना कुछ बच्चे को सिखा सकते हैं। इसी पैसे ना होने की वजह से आप
बच्चे की अच्छी तरबियत भी कर सकते हैं, बजाय अपनी गुर्बत का रोना रोते रहें। छठी चीज़ अक्सर हरी अप जल्दी कीजिए, हरी अप जल्दी कीजिए, अक्सर सुबह उठते हुए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बच्चा जब भी हम अक्सर लोग जो है ना, मतलब आपको पता होता है कि बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल से, बजाय इसके कि रोज़ाना आप बच्चों को ये बोलें कि जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, आप बच्चों को हमेशा से 1 घंटा पहले उठाएँ। कहीं शादी में जाना है तो 1 घंटा पहले तैयार कराएँ। इससे बच्चे के अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच डेवलप होती है। वरना क्या होता है, बच्चे रिएक्टिव बनते हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है, आधे घंटे में स्कूल की वैन आने वाली है या स्कूल का टाइम स्टार्ट होने वाला है और अभी तक नाश्ता नहीं किया, यूनिफ़ॉर्म नहीं पहना, तो अब वो रिएक्शन के तौर पे जल्दी, 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 जल्दी चीज़ें हो रही होती। शादी में जाना है, 1 घंटे पहले तैयार होना शुरू हो गए, रिएक्शन के तौर पे जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही होती हैं। अगर हम पहले से बच्चे 1 घंटे का आप देख लें कि रोज़ाना कितना लेट होता है। लेट्स सपोज़ कि आधा घंटा आप हमेशा लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जल्दी करनी पड़ती है। तो आप आधा घंटा पहले काम स्टार्ट करें और वक्त से पहले जब बच्चा तैयार होकर घर में बैठा हुआ वैन का इंतज़ार कर रहा होगा, तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ डेवलप होगा, उसको पता होगा कि चीज़ें वक्त से पहले कैसे की जाती हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे सारी कौम है ना, कि जब भी कोई काम करना होता है हर चीज़ में लेट है। हमारे यहाँ गाड़ी टाइम पे नहीं आती, हमारे यहाँ ट्रेन टाइम पे नहीं आती, हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड डॉक्टर होते हैं ना, मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूँ तो बड़ा गुस्सा मेरा दिमाग पे चढ़ा हुआ होता है, सिर्फ इस वजह से कि पढ़े लिखों का तो ये हाल है, आधा आधा 1 घंटा लेट होते हैं, उनके पेशेंट्स उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो फिर उस कौम का क्या करेंगे जो स्कूल ही नहीं गई कभी, ठीक है, जो अभी हमारी कौम है ना पाकिस्तान की, जो बिल्कुल फारिग है, जो स्कूल से अभी जो गई ही नहीं है, जिसने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे करोड़ों लोग हैं ना हमारी, तो उनसे क्या शिकवा फिर, जब हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारा बॉस, हमारा मैनेजर ये कोई भी टाइम पे करने को तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है, बहैसियत एक कौम हमारी तरबियत ही इस तरह से हुई है ना, रोज़ाना जल्दी 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 के चक्कर में हम रिएक्टिव हो गए हैं और हर काम बिल्कुल एट द 11th आवर करने की आदत हो गई। 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 1 घंटे का रास्ता है तो 8 बजे निकलेंगे। फॉरगेट अबाउट के रास्ते में 10 मिनट लेट हो सकते हैं, गाड़ी ख़राब हो सकती है, कभी भी वो हम नहीं सोचते उसके बारे में। भाई 1 घंटे का रास्ता तो 1 घंटे पहले, भाई 1.5 घंटे पहले निकलो, ताकि आधे घंटे का ग्रेस पीरियड टाइम हो आपके पास कि कोई हादसा हो जाए तो आप उसको मैनेज कर सकें। लेकिन हमने ये चीज़ें नहीं सीखी क्योंकि वालिदैन ही ट्रेन नहीं करते। तो अपने बच्चों को जल्दी 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 हर चीज़ की रोज़ाना उनके कानों में बाजे ना बजाएं हर इवेंट को लेके, वो रिएक्टिव हो जाएंगे। उनको हमेशा 1 घंटा पहले तैयार कर दें, 1 घंटा पहले, उससे फ़ायदा ये होगा कि उनको ये नहीं सुनने को मिलेगा जल्दी जल्दी, बल्कि उनके जहन में ये होगा कि हम हमेशा कोई पहुँचे ना पहुँचे, हम या हमारी फैमिली वक्त पर पहुँचने वाली फैमिली है। हम हर जगह वक्त पर पहुँच जाते हैं, भले मेहमान देर से आएँ, भले डॉक्टर देर से आए, भले जो भी देर से हो, लेकिन हम टाइम के पाबंद हैं। फिर देखिएगा कि आपके बच्चे किस तरह से टाइम को लेकर डेवलप होंगे। वरना आज आप हरी अप कहते हैं, कल को आपके बच्चे अपने बच्चों के साथ हरी अप यही करते रहेंगे और इसी तरह सुबह का आगाज़ होगा, इसी तरह रात का इख्तिताम होगा कि जल्दी जल्दी सो जाओ, जल्दी जल्दी सो जाओ, जल्दी जल्दी उठ जाओ। भाई इसी में ज़िंदगी हमारी गुजरती रहेगी। उम्मीद है ये लेक्चर आपको जो है वो कई बच्चों की नफ्सियात को समझने में आपको मदद मिली होगी। हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में पेरेंटिंग के ऊपर ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।